रजिस्टर में नए पेज पर हेडिंग डाल सकते हैं हम निवेश संबंधी निर्णय। ये हमारे वित्तीय निर्णय का सबसे पहला निर्णय है, सबसे पहला डिसीजन निवेश संबंधी निर्णय। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, निवेश मतलब इन्वेस्ट करना। हम दो तरह की एसेट्स होती हैं हमारे पास में, एक हमारे पास में करंट एसेट्स होती हैं, एक हमारे पास में नॉन करंट एसेट्स होती हैं। करंट एसेट्स में निवेश किया, अगर वो डिसीजन हमारा गलत हो भी गया तो हम दोबारा से उस डिसीजन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने दीर्घकालीन संपत्तियों में, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर या कोई बड़ा प्लांट या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, उसमें अगर हमने पैसा लगा दिया है और अगर वो हमारा फैसला हो गया गलत, तो ऐसे में कंपनी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है और बहुत बार कंपनी बंद भी हो सकती है। तो हम जो अल्पकालीन निर्णय होते हैं उन पर इतना फोकस नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस जो होता है, जो हम फिक्स्ड एसेट्स में जो पैसा निवेश करते हैं, दीर्घकालीन संपत्तियों में जो हम पैसा निवेश करते हैं, हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर रहता है। तो वो निर्णय जो कि दीर्घकालीन संपत्तियों में निवेश से संबंधित होते हैं, उन निर्णयों को हम निवेश संबंधी निर्णय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ लिख लीजिए। क्या है इसकी परिभाषा? दीर्घकालीन या स्थायी संपत्तियों में, स्थायी संपत्तियों का मतलब फिक्स्ड एसेट्स। अभी अकाउंटेंसी में भी हम एसेट्स के अलग अलग रूप पढ़ेंगे, तो वो डिटेल में वो चीज़ें हमें फिर और क्लियर हो जाएंगी। दीर्घकालीन या स्थायी संपत्तियों में निवेश से संबंधी निर्णयों को निवेश संबंधी निर्णय कहा जाता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट तो हम करंट एसेट्स में भी करते हैं, नॉन करंट एसेट्स में भी करते हैं, लेकिन करंट एसेट्स में इतनी भारी राशि नहीं होती है जितनी कि नॉन करंट एसेट्स कह लें या फिर फिक्स एसेट्स कह लें, उनमें होती है। जब हम बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे होते हैं, जैसे कि अगर हम नमक खरीदने जा रहे हैं अपने घर के लिए, तो शायद हम इतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे, और एक बार अगर हमारा ख़राब पैकेट आ भी गया तो हम सोचेंगे चलो कि ये वाला पैकेट जो है ख़त्म हो जाएगा तो अगली बार अच्छा पैकेट लेकर आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें घर खरीदने की सोच रहे हैं, हमें गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, इस तरह के निर्णय कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत कम बार लेता है। तो ऐसे निर्णय लेते समय वो व्यक्ति बहुत सूझबूझ से काम करता है। तो निवेश संबंधी निर्णय यानी कि स्थायी संपत्तियों में निवेश से संबंधी निर्णयों को हम निवेश संबंधी निर्णय कहते हैं। अब ये निर्णय क्यों ज़रूरी होते हैं? वाई दे आर इम्पॉर्टेंट? ये निवेश संबंधी निर्णय इतने इम्पॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं? इसके दो मुख्य रीजंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट रीजंस। पहला रीज़न ये कि इसमें भारी राशि निवेश की जाती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स। स्थायी संपत्तियों में बहुत सारा पैसा निवेश किया जाता है, जो कि कंपनी की कुल पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और दूसरी बात, इस तरह के फैसलों को वापस लेना लगभग असंभव होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, और अगर पॉसिबल होता भी है तो वो बहुत बड़ी लागत पे होता है। तो इसलिए निवेश संबंधी निर्णय या दीर्घकालीन संपत्तियों में जब भी हम निवेश करने के बारे में कोई निर्णय लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो बहुत सूझबूझ के साथ लेते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं निवेश संबंधी निर्णय के? कोई नई मशीन लेना, कोई नया प्लांट लगाना। प्लांट से मतलब होता है पूरा सेटअप ही तैयार करना, जहाँ पर कि कोई नया उपकरण, नई मशीन, नई गाड़ी, कोई नया प्रोजेक्ट बनेगा, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना। ये बड़े बड़े डिसीजंस हैं जिनमें बहुत भारी मात्रा में पैसा लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि निवेश संबंधी निर्णय को भी प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करने में हमारी मदद करते हैं कि हम ये वाली एसेट लें या हम ये वाली एसेट लें। हमें ये डिसाइड क्यों करना पड़ता है कि हमें ए एसेट लेनी चाहिए या हम बी एसेट लेनी चाहिए? हम सारी एसेट्स भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम सारी एसेट्स खरीद लेंगे, सारी संपत्तियां खरीद लेंगे, तो ऐसे में हमने पैसे का मिस यूटिलाइजेशन करा। और वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय प्रबंध की परिभाषा क्या है? वित्त की इष्टतम उपलब्धता और उसका उचित उपयोग। तो हम उसका उचित उपयोग तो कर नहीं रहे। हमने कहा हमें ये घर भी पसंद है, ये घर भी पसंद है, हमने क्या करा? दोनों घर खरीद लिए। क्या फ़ायदा हुआ? दैट इज शेयर वेस्टेज ऑफ मनी, पैसे की वेस्टेज है। तो वित्तीय प्रबंध के अनुसार हम कभी भी अपने पैसे की वेस्टेज नहीं कर सकते हैं। तो निवेश संबंधी निर्णय लेते समय वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए? तो हम ये हेडिंग डाल सकते हैं, निवेश संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, निवेश संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 3 कारक हैं। केवल कितने कारक हैं? 3 कारक हैं। नंबर 1, परियोजना का रोकड़ प्रवाह।
रोकड़ प्रवाह मतलब नेट कैश फ्लो, कैश फ्लो कितना कैश जा रहा है और कितना कैश आ रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास में दो शब्द होते हैं, एक होता है इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो, कैश का आना कैश का जाना। अगर हम किसी एसेट को खरीदते हैं, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, तो पहले हमारे पास से पैसा जाता है, उसके बाद में फिर उस प्रोजेक्ट से हमारे पास पैसा आना शुरू होता है। तो परियोजना, जैसे कि हमने कोई मकान खरीदा, हमारे 50 लाख रुपए गए, उसके बाद में उस मकान को हमने किराए पर दे दिया, तो हर महीने हमारे पास 20,000 रुपये की इनकम आ रही है। तो वो हमारे पैसे 50 लाख गए और 10 साल तक 20,000 रुपये की इनकम आ रही है, तो हम अपनी नेट कैश इनफ्लो निकाल सकते हैं। तो किसी परियोजना को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? जिस परियोजना का रोकड़ इनफ्लो, कैश इनफ्लो ज़्यादा होगा, उस परियोजना को, उस प्रोजेक्ट को हम स्वीकार करेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे हमेशा। इस क्वेश्चंस को, ये जो चैप्टर है, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से समझाने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा होगा। फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। जब हम इन प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं तो आउटफ्लो, हमारे पास से कैश जा रहा है 100 करोड़ और 100 करोड़, दोनों में से ही 100 करोड़ रुपए जा रहा है। तो इस दृष्टि से तो हम किसी भी प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब पैसा वापस आने की बात आती है, ये प्रोजेक्ट हमें रिटर्न कितना देगा, तो प्रोजेक्ट नंबर ए जो है वो हमें पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे साल में 50 करोड़, 40, 40 और 40 यानी कि टोटल 70 करोड़ रुपए वापस दे रहा है। तो हमारा लगा 100 करोड़, वापस हमें 70 करोड़ मिल रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमने लगाया 100 करोड़ और हमें यहाँ पर वापस मिल रहे हैं 65 करोड़ 4 साल के अंदर अंदर ही। ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। तो हमारा नेट कैश इनफ्लो जो है, 170 करोड़, ये 70 करोड़ जो है ये हमारा डिफरेंस है। डिफरेंस होने का मतलब क्या है? नेट कैश इनफ्लो। नेट कैश इनफ्लो का मतलब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। हमारा पैसा गया कितना है? 100, हमारे पास आया कितना है? 50, 40, 9, 4, 13 और 4, 17, 170 करोड़ रुपए वापस आ रहे हैं और 100 करोड़ हमने यूज़ किए, तो हमें 70 करोड़ की आमदनी हो रही है। यहाँ पर हमें 65 करोड़ की आमदनी हो रही है। तो दोनों में से कौन से प्रोजेक्ट को स्वीकार करेंगे हम? डेफिनेटली प्रोजेक्ट नंबर ए को। तो हम इसका आंसर कैसे दे सकते हैं कि जिस परियोजना का रोकड़ प्रवाह जितना अच्छा होगा वो परियोजना को स्वीकार किया जाएगा। ये एग्जाम्पल ज़रूर नोट कर लीजिएगा। उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि जिस परियोजना का रोकड़ प्रवाह अच्छा होगा वही परियोजना स्वीकार कर ली जाएगी। ये हमें क्लियर होना चाहिए। हमारा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके जिसका डिफरेंस हमारा ज़्यादा आएगा उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर नेगेटिव आएगा तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर ये हमारे पर निर्भर करता है। ओके, अब विनिवेश संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक लिख लीजिए। आय की दर, इसका एक्सप्लेनेशन अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।